साजिश के पीछे आखिरकार कौन था? हाथरस कांड का सच क्या है? हाथरस कांड के 21 दिन बीत चुके हैं। आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पीड़ित के परिजनों को सरकार ने आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी का भरोसा भी दिया है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इन सब के बीच इसमें जारी है मीडिया ट्रायल। अब तक मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज हमने इस घटना की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है। आप भी शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी समझिए। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है। उनसे सवाल नहीं किए, हमने उनसे जवाब मांगे हैं। उन्होंने बोला एसआईटी की टीम जो गठित की गई है वो आपकी सारी बातें सुनेगी। मेरा बच्चा निर्दोष से फंसाया है। क्या नाम है आपके बच्चे का क्या नाम है? रवि। के नाते उठा के लाए हैं। हम थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा सर। मांग कर रही हूँ मैं तो मेरा बच्चा निर्दोष है तो जेल में बंद करा, मुझे छोड़ के दो। पहले संदीप जो पहले जो बच्ची कह रही है संदीप वो शिकारी भाई है। हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ क्या हुआ, ये बात अब जग जाहिर है। पुलिस के रिकॉर्ड में, मीडिया और सोशल मीडिया के ट्रायल में हर जगह सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि अपर कास्ट के लोगों ने लोअर कास्ट की लड़की के साथ गैंगरेप किया। हाथरस की दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद एक तबके से ये मांग भी उठी कि जब निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दी गई तो फिर हाथरस कांड में इतनी रहमी क्यों बरती जा रही है। सोशल मीडिया के कुछ विद्वान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बस अब हाथरस में भी हैदराबाद पार्ट 2 कर दिया जाए, क्योंकि पीड़ित लड़की की मौत हो चुकी है। इसीलिए आरोपियों को भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। जीवन जीने का अधिकार क्या है, ये जानने के लिए आर्टिकल 21 है, देख लीजिए। लेकिन हिंदुस्तान का न्याय दर्शन तो ये कहता है कि जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक आरोपी सिर्फ आरोपी होते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया ने अब तक हाथरस कांड में जो भी दिखाया वो सिर्फ एक साइड की बात थी। दूसरे पक्ष को तो किसी ने सुना ही नहीं कि आखिर आरोपियों के घर वाले क्या कह रहे हैं। आखिर आरोपियों के घर वाले ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं कि उनके बच्चे तो निर्दोष हैं। मेरा बच्चा निर्दोष से फंसाया है। क्या नाम है आपके बच्चे का क्या नाम है? रवि। मांग कर रही हूँ मैं तो मेरा बच्चा निर्दोष है तो जेल में बंद करा, मुझे छोड़ के दो। अगर बच्चे निर्दोष हैं तो फिर दोष किसका है, सियासत का, या फिर इस कहानी के पीछे के राज बहुत गहरे हैं। हाथरस जिला पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आरोप है कि एक लड़की के साथ खेत में गैंगरेप किया गया। उसके वारदात के बाद 3 पक्ष सामने निकल कर आए। एक आरोपी पक्ष, दूसरा पीड़ित पक्ष, तीसरा पक्ष राजनीति का निकल कर सामने आया। 14 सितंबर के बाद आखिर इस वारदात की हकीकत क्या है? शुरू से शुरू करते हैं। ये घटना 14 सितंबर की है। हाथरस के चंदफा इलाके में उस दिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था कि दिल्ली और लखनऊ में उसकी चर्चाएं हो। जिस गांव की ये घटना है उस गांव में भी सब ठीक ठाक ही था। गांव के लोग अपना अपना काम कर रहे थे। वो लड़की भी बाकी लोगों की तरह जानवरों के लिए चारा काटने के लिए खेत पर गई थी। लड़की के साथ उसका भाई और उसकी माँ भी थी। दोनों कुछ दूरी पर बैठकर घास काट रही थी और जब एक गट्टर घास काट ली तो फिर भाई उस घास को लेकर घर की ओर चल पड़ा। लेकिन लड़की और उसकी मां अभी भी दूर दूर बैठकर घास काट रही थी और आरोप है कि इसी दौरान गांव के 4 लड़के आते हैं और लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं। क्यों दबा दिया बताओ? अच्छा, कैसे दबाया गला? ऐसे हाथों से? और भी कई चोट है? जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? पापा तो मैं सीधे मेरा रोज का काम है।
इस पूरे मामले में पीड़ित लड़की का एक बयान सामने आया था, जिसमें लड़की बता रही है कि किस तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया गया था। उसका जब पीड़िता ने जब उस ज़बरदस्ती का विरोध किया तो उसके बाद उसका गला दबा दिया गया, जिससे उसकी गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया था। पीड़ित का ये पहला बयान था जब वो थाने गई थी और जमीन पर बेसुध सी पड़ी हुई थी। उसने सिर्फ यही कहा कि गलत काम करने से रोक दिया तो आरोपियों ने उसकी ये हालत कर दी। लड़की गंभीर रूप से घायल थी, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और ये लगभग सही बात है कि गांव की कोई भी लड़की अपने साथ हुई घिनौनी हरकत को उतनी मुखरता से सबके सामने नहीं रख सकती जितने कि बाकी लोग कर सकते हैं। लड़की ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ लड़के जबरदस्ती की कोशिश कर रहे थे। लड़की ठीक से बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए चीजें साफ नहीं हो पा रही थी। अब उसकी माँ के बयान को सुनिए। क्या मामला था? ये लड़की आपकी बेस बढ़िया अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है। जब बाने ऐसा खुश लगा रही है कि घास भूखे से लौड़िया का के तब खेचे लगो बाजारा में और मैं संग न होती तो एक दूसरी बात है। मैं खरपी लगाती सब मैं पड़ी भी खेतों में। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। संदीप। बेटे का नाम क्या है? संदीप। गुड्डू का नाम बाप का नाम गुड्डू है, बाका संदीप नाम है। लड़की की मां ने भी वही बात दोहराई जो लड़की कह रही थी, यानी कि जब पहली बार पीड़ित और परिवार ने थाने में बयान दर्ज करवाया तो उसमें गैंगरेप और रेप नहीं, सिर्फ जबरदस्ती की बात ही बोल रहे थे। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या लड़की से गैंगरेप नहीं हुआ? आगरा की फॉरेंसिक लैब की माने तो उसकी जांच में रेप जैसा कुछ नहीं निकला है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी ने भी इसी रिपोर्ट का हवाला दिया था। लड़की के भाई का आरोप ये है कि उसकी बहन के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती की। उसके मुताबिक 14 सितंबर को ये वारदात हुई और पुलिस ने एफआईआर लिखने में 8 दिन की देरी कर दी। नोट करने वाली बात यह भी है कि पीड़िता ने वीडियो में पहले उसके साथ दरिंदगी की बात भी कही थी। अभी तक पीड़ित परिवार से किसी ने भी गैंगरेप की बात नहीं कही थी और उधर लड़की की तबीयत खराब होने लगी थी, जिसके बाद उसे अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप ये भी है कि लड़की के साथ मारपीट भी हुई और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। लड़की का इलाज अलीगढ़ में किया जा रहा था, लेकिन वहां उसे कोई रिलीफ नहीं मिला तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मौत की वजह इंजरी बताई, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया गया कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी इंजरी थी। दिल्ली में जब लड़की की मौत हुई तो सियासी लोगों के साथ साथ मीडिया में भी हड़कंप मच गया। टीवी पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, हाथरस में दिल्ली के निर्भया जैसा कांड हो गया है। पूरे हाथरस को प्रशासन ने सील कर दिया, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि कोई भी पीड़िता के परिवार से मिल न सके। लड़की के मरने के बाद जो सबसे हैरान करने वाली घटना हुई वो ये कि बिना परिजनों से पूछे रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मीडिया का जमावड़ा पीड़िता के गांव में लगा हुआ था। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसी को अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। और इन सब के बीच जब मीडिया और सोशल मीडिया पर ट्रायल शुरू हुआ तो पुलिस ने गाँव के 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और गिरफ्तार कर लिया। यहाँ एक बात बता देना जरूरी है कि यूपी पुलिस ने इस बात को नकार दिया था, जिसमें ये कहा गया कि किस पुलिस ने जबरन लड़की के लाश को ठिकाने लगा दिया। उसमें जो सत्यता यही है कि उनकी उपस्थिति में और उनकी सहमति से कराया गया था। शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पुलिस विद्यमान थी। दूसरा चीज़ की डेड बॉडी भी खराब हो रही थी, इसलिए घर के जो लोग थे उन लोगों ने सहमति जताई थी कि रात में ही कर दिया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। पीड़ित को जब अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो वहां उसने डॉक्टरों से कहा कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके पहले वाले बयान में क्या था वो हमने आपको दिखा ही दिया। अब उन लोगों की बात भी सुनिए जो इस केस में आरोपी हैं। आरोपियों के परिजन क्यों ये दावा कर रहे हैं कि उनके बच्चे बेकसूर हैं? आखिर उनके पास ऐसे क्या सबूत है इस बात को कहने के पीछे? हाथरस कांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी सलाखों के पीछे हैं। SIT की टीम और CBI की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इससे पहले कि CBI और SIT अपनी जांच रिपोर्ट फाइल करे, मीडिया और सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है कि आरोपियों के साथ हैदराबाद पार्ट 2 कर दिया जाए। इस कहानी के सभी पहलुओं को अगर पकड़ना है तो बिना आरोपी पक्ष को सुने बात पूरी नहीं होगी।
इसीलिए उस पक्ष को सुनना भी बहुत जरूरी है। इस मामले में एक पक्ष अभी तक कैमरे और खबरों से दूर रहा है। वो पक्ष है आरोपियों का। बगैर आरोपियों को सुने उन्हें दोषी मान लेना प्राकृतिक न्याय के आदर्शों और सिद्धांतों के खिलाफ है। आरोपी पक्ष की एक दलील ये भी है कि ये रेप उनके बेटों ने नहीं किया है। एक आरोपी पक्ष की दलील ये भी है कि घटना के वक्त उनका बेटा फैक्ट्री में काम कर रहा था। जिन 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके घर वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी कब, क्यों और कैसे हो गया। आरोपियों के परिजनों के अपने अपने दावे हैं। उनमें से एक आरोपी के परिजनों का कहना है कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त तो उनका बेटा ड्यूटी पर गया हुआ था। मेरा बच्चा मुर्गियों से फंसाया है। क्या नाम है आपके बच्चे का? बच्चे का क्या नाम है? रवि। रवि। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम अतर सिंह है। अच्छा, आप किस तरीके से कह सकते हैं कि बच्चे के आपको कोई निर्दोष फंसाया गया है? बच्चा मेरा वहीं था घर। वहाँ पे घर था? हाँ। जिस समय घटना हुई है उस समय आपका बच्चा घर था क्या? हाँ। ये रवि के पिता है। उनका कहना है कि उस दिन तो उनका बेटा घर पर ही था और अगर वो घर पर था तो फिर रेप कैसे कर सकता है। हालांकि पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी और इनके बेटे को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। निर्दोष तो साबित है रोए तो फिर हमारे बच्चा रिहा करे जाए। अब बिना बात क्यों रखे जा रहे हैं कटघरा? अरे बाद में जो जांच फांचते हैं तो बाद में होते रहेंगे। हमारे बच्चे ने रिहा करें, क्या कर जो जांच कराने वो करा लें। वो हम तो सबके लिए तैयार हैं। नार को कराएं, नार को करा लें। CBI कराएं, CBI करा लें। जांच और कोई हो तो बढ़ के वह कराएं, वह कराएं। मारी है तो काहे भी तैयार होंगे। दूसरा पक्ष नार्कोटिक टेस्ट की मना कर रहा है। हाँ, न्यू ही मना कर रहा है कि उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये दूसरे आरोपी राम कुमार के पिता है। इन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि लड़की के भाई ने ही लड़की को पीटा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसमें इनके लड़कों का कोई दोष नहीं। ये वो पक्ष था जिसे अभी तक मीडिया और सोशल मीडिया में कहीं भी दिखाया नहीं गया। लेकिन इन सब के बीच एक तीसरा पक्ष भी इस कहानी में शामिल है जिसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो इन सभी से ज्यादा सुर्खियों में रहा। हाथरस कांड के 2 पक्षों को हमने दिखाया। अभी भी ये केस उलझा हुआ है क्योंकि पीड़ित और आरोपी पक्ष के बयान एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इस बात को यहीं छोड़िए, अब इस घटना के तीसरे पक्ष पर पहुंचते हैं। उसे भी आप समझ लीजिए, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट केस से कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सुर्खियां इसी तीसरे पक्ष ने बटोरी। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पिछले कुछ दिनों से ये जातिगत राजनीति को लेकर चर्चा में रहे थे और जब ये हाथरस पहुंचे पीड़ित के परिजनों से मिलने, यहाँ परिजनों से मुलाकात के बाद संजय सिंह गांव के बाहर निकल ही रहे थे कि उनके ऊपर काली स्याही फेंक दी गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस शख्स को पकड़ लिया जिस शख्स ने संजय सिंह पर स्याही फेंकी थी। वो उन पर आरोप लगा रहा था कि ये लोग लाशों की राजनीति करते हैं। ये भाई के गला लो, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। वीडियो कि परिवार को चेहरा तक नहीं देखने दिया गया और जब जला दिया गया शव को, सारे सबूत मिटा दिए गए। दूसरे दिन योगी सरकार के अधिकारी का बयान आता है कि गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। संजय सिंह पर स्याही फेंकने वाला शख्स इस बात से खफा था कि लड़की की मौत पर सियासत हो रही है, लेकिन यहाँ चौंकाने वाला खुलासा ये है कि हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश रची जा रही थी। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि पीएम मोदी और सीएम योगी को बदनाम करने के लिए रातों रात जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से वेबसाइट बनाई गई और उस वेबसाइट के जरिए दंगा भड़काने के कंटेंट परोसे गए। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले 1 सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर रातों रात बनी वेबसाइट का मकसद दंगा फैलाना था। इसीलिए
जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से वेबसाइट बनाई गई। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े हैं, जिसमें इस्लामिक देशों से फंडिंग ली जा रही थी। इस वेबसाइट के कंटेंट में दंगा कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका भी रखा गया था। मसलन दंगा कैसे करना है, दंगा फैलाने के बाद कैसे बचना है, दंगे के दौरान क्या पहनना है, दंगे में किस तरीके का मास्क लगाना है, कौन सा ज्वलनशील पदार्थ ले जाना है, कैसे बहुसंख्यकों में फूट डालना है। यानी दंगे का फुल प्रूफ प्लान रखा गया था, जिसका जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है। घर, गांव तथा आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा कर भ्रामक द्वेषपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करते हुए उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। इस दंगे वाली वेबसाइट में एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ पीएफआई का भी हाथ होने का खुलासा हुआ है, जो वेबसाइट के जरिए इस्लामिक देशों से पीड़ित को मदद देने के नाम पर फंडिंग ले रहे थे। अभी हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से पैकअप कर लिया है, क्योंकि सरकार ने उसकी गतिविधियों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया था। सूत्रों की माने तो हाथरस कांड की आड़ में CAA जैसी हिंसा की साजिश थी, जिसका पर्दाफाश कर दिया गया। अब एक बार फिर से इस घटना के सियासी एंगल को समझिए कि आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियां इसमें इतना इंटरेस्ट ले रही हैं। फिर चाहे राहुल की कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, BSP हो या फिर चंद्रशेखर और रावण, सभी के अपने अपने हित हैं। मसलन ये कि बिहार चुनाव इसी महीने होने हैं और इन पार्टियों की कोशिश यही होगी कि इस मुद्दे को लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताकर बिहार में भुनाया जाए। इसका दूसरा पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और ये सभी लोग इस फिराक में हैं। कैसे भी करके इस घटना का चुनाव इस्तेमाल किया जाए, इस पर सियासत हो रही है। इसका सबूत ये भी है कि संजय सिंह के साथ आम आदमी पार्टी का एक विधायक भी था जो कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी मिलने चले गए। हाथरस कांड की हकीकत और साजिश से पर्दा उठाने की हमने कोशिश की, साथ ही पीड़ित और आरोपी पक्षों की बात भी सुनाई, राजनीति के खिलाड़ियों के मंसूबों को भी बताया। लेकिन अभी इस घटना से पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि घटना की जांच हर एंगल से जारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी नजर इस पूरे केस पर है। इसीलिए ये सुखद आशा की जा सकती है कि मामले में न्याय तो होगा। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, हाथरस से मोहम्मद आरिफ और सुमित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।